नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल पता होगा कि शाम 3 बजे हमारी क्लास जो है RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अब तक दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए गए हैं और आज के जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां है दोस्तों। इससे पहले की बात करें दोस्तों तो सुबह में हमारा घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, अभी शुरू किया गया है। तो आज का प्रैक्टिस सेट उसमें पहला सॉल्व कर दिया गया है। अगर इसका वीडियो आप नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बात करें डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों दोनों प्रैक्टिस सेट का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को जो वीडियो है दोस्तों चैनल के साथ जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे। चलिए दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है, आज का पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक जो है स्तुतियाँ शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है, स्मृति कहा जाता है या श्रुति कहा जाता है? पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो है 1000 से अधिक जो है स्तुतियाँ शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऋग्वेद में जो है 1028 स्तुतियाँ शामिल की गई हैं, जिन्हें जो है सूक्त कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। बात करें सूक्त का अर्थ क्या होता है, तो स्पष्ट और सुर में बोलना जो है सूक्त का अर्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कथक था, चेतक, राघव या फिर त्रिजटा था? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम पूछा जा रहा है तो यह सही आंसर होगा आपका कंठक। क्या था? कंठक। कथक भी कहीं कहीं मिलता है दोस्तों लिखा, तो क्या नाम था? कथक था। अगर बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध के जो है सारथी का नाम क्या था, तो उनके सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था उनके सारथी का? नाम चन्ना था। दोस्तों यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि ह्वेन-सांग ने भारत में भ्रमण के समय कौन सी पुस्तक लिखा था? जो ह्वेन-सांग है भारत में भ्रमण के दौरान कौन सी पुस्तक लिखा था? सी क्यू की, टी यू की, ली यू की, मी यू की? तो ह्वेन-सांग द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है यह लिखा था सी क्यू की। बात करें ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों ह्वेन-सांग। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य था या किस उद्देश्य से आया था भारत में, तो इसका लक्ष्य जो था नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करना था। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए ह्वेन-सांग भारत में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए अगला प्रश्न इसमें चौथा पूछा जा रहा है। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हुई थी? दिल्ली का कौन शासक था जिसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हुई थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, मोहम्मद गौरी? तो कौन था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान था जिसका मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हुई थी? तो यह था आपका दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक सही आंसर होगा। यह जो है चौगान खेलते समय 10 नवंबर 1210 ईस्वी की इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, इसे जो है या कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पूछा जाएगा कि लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम को ऐबक को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि तानसेन का जन्म स्थल कौन सा था? तानसेन का जन्म स्थल कौन है? आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, चंदेरी है। तो पूछा गया है तानसेन का जन्म स्थल, तो तानसेन का जो जन्म स्थल है दोस्तों यह है ग्वालियर। ऑप्शन जो होगा दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है। और यह अकबर के दरबार में आने से पहले, अकबर के दरबारी कवि थे, और यह अकबर के दरबार में आने से पहले दोस्तों रीवा के राजा के दरबार में रहते थे।
रीवा के राजा के दरबार में रहते थे तानसेन। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था। अंग्रेजों ने जो है पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? 1848 में, 1849 में, 1850 में या 1851 में। तो यह मिलाए थे, जो अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था 21 फरवरी 1949 की बात है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य को कब मिलाया गया था? तो 21 फरवरी 1849 को। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और इसी युद्ध में दोस्तों, इसी युद्ध में जो है अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है। जो सन्यासी विद्रोह हुआ है उसका उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? गीतांजलि में, आनंद मठ में, या फिर क्रांतिवीर में, या फिर गोदान में मिलता है। तो सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख मिलता है यह मिलता है आपके दोस्तों आनंद मठ में। कहाँ मिलता है? आनंद मठ में। इसकी रचना कौन किए थे दोस्तों? इसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और आनंद मठ से ही लिया गया है दोस्तों आपका क्या? आनंद मठ से ही लिया गया है आपका वंदे मातरम गीत लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम जो गीत है आनंद मठ से ही लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन कहाँ चलाया था। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन कहाँ चलाए थे? साबरमती में, चंपारण में, खेड़ा में, या फिर बारदोली में। तो महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया था कर नहीं लेना आंदोलन, यह चलाया गया था आपके खेड़ा से। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 8वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा, 9वां प्रश्न है, कह रहा कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट जो है, महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा समाचार पत्र बंगाल भाषा में अचानक अंग्रेजी भाषा में बदल दिया गया था? कौन समाचार पत्र था जो बंगाल भाषा में प्रकाशित होता था लेकिन अचानक जो है अंग्रेजी भाषा में बदल दिया गया था? सोम प्रकाश था, सत्यार्थ प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, या फिर बंगाल गजट था? तो यह था दोस्तों आपका अमृत बाजार पत्रिका था। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था, लेकिन जो है एर्नाकुल एक्ट आता है, एक एर्नाकुलम एक्ट आता है, उसके तहत जो है जो है अमृत बाजार पत्रिका है, इसका प्रकाशन जो है अंग्रेजी में किया जाने लगा था, इसमें इंग्लिश भाषा में किया जाने लगा था। चलिए, और वर्नाकुलर एक्ट कब आता है? यह 1878 ईस्वी में आया था दोस्तों। पूछ लिया जाएगा कि वर्नाकुलर एक्ट कब आया था? तो 1878 ईस्वी में आया था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? ओजोन परत मापने की इकाई क्या है दोस्तों? डप्सन इकाई है, गार्डोन इकाई, वारहोल इकाई, टेटम इकाई है। तो ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है दोस्तों, यह मापी जाती है डप्सन से। किससे मापी जाती है? डप्सन इकाई से। ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियक का मिलन जो है कहाँ होता है? पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत जो है कहाँ आपस में मिलते हैं? सेवराय की पहाड़ी में, अन्नामलाई की पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी में, या फिर पालनी की पहाड़ी में? तो पूर्वी घाट और आपका पश्चिमी घाट, इधर से आप पूर्वी घाट, इधर से पश्चिमी घाट, यह दोनों कहाँ मिलते हैं? यह जहाँ मिलते हैं इस स्थल का नाम क्या है? किस पहाड़ी पे मिलते हैं? यह मिलते हैं आपके नीलगिरी पहाड़ी में। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी में जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत में मिलते हैं दोस्तों। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से
किसका सुरक्षित स्थल है? सरिस्का और रणथंभौर जो है इसमें किस जानवर का सुरक्षित स्थान माना जाता है? सिंह का, हिरण का, बाघ का, भालू का। तो सरिस्का और रणथंभौर जो है दोस्तों यह आपके माना जाता है बाघ के लिए, बाघ के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। पूछा गया कि औद्योगिक संयंत्र का इसके स्थान से मिलान करना है। चलिए मिलान करना है, औद्योगिक संयंत्र नाम दिया गया है और उनके स्थान से मिलान करना है। इसमें दिया गया है कि बाल्को कहाँ संबंधित है? बाल्को का जो संबंध है दोस्तों यह आपका है कोरबा से। कहाँ से? कोरबा से। चलिए इसको की बात करें, इसको का संबंध कहाँ है? इसको का संबंध जो है दोस्तों बर्नपुर से है। एक मिनट, इसको हम चलिए कहाँ, इसको का कहाँ संबंध है? बर्नपुर से है। और बाल्को का आपका है कोरबा से है। और एनएफएल की बात करें, एनएफएल की बात करें तो यह दोस्तों आपका भटिंडा से संबंधित है। कहाँ से? भटिंडा से। आईसीएफ की बात करें जाए तो चेन्नई में है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहले का तीसरा और दूसरे का पहला किस ऑप्शन में दिया गया है? पहले का तीसरा और पहले का दूसरा, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बी और सी। तो तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तीसरे का जो दिया गया है चौथा है। तीसरे का चौथा किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन सी में दिया गया। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि कुद्रेमुख जो है, कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो चिक्कमगलूर जिले में स्थित है, यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है? जो कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, चिक्कमगलूर जिले में स्थित है, विशेष रूप से एक जानवर के चेहरे के आकार का इसका जो बनाया गया चेहरे के आकार का है, निम्नलिखित में से किस जानवर के आकार का है, यह हमसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन है आपके सामने दिया जा रहा है। हाथी का, शेर के, घोड़ा के समान है या फिर हिरण के समान है। तो कुद्रेमुख जो है दोस्तों यह घोड़े के समान है, घोड़े के सिर के समान है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना है। पहला कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिक एवं बुनियादी उद्योग से थी। जी नहीं, यह हमारा गलत होगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कह रहा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कल्याण से थी। बिल्कुल सही है। दूसरी की बात की जाए तो दूसरी सही है। अगर बात करें दोस्तों यह जो पहले तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका संबंध किससे था? जो है कृषि पर केंद्रित किया गया था। किस पर? कृषि पर। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी यह दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम था। और आपका पूछा जा रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो यह नहीं होगा। महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह आपकी हैरोड मॉडल पर आधारित थी। हैरोड ओमर मॉडल आधारित थी। हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए हमसे पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित है दोस्तों, तो इसमें हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अमूल का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? जो अमूल दूध है उसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? आनंद में है, बड़ोदरा में है, सूरत में है, अहमदाबाद में है। तो अमूल दूध का जो कार्यालय है दोस्तों यह है आपके आनंद में है। कहाँ है? आनंद में। आनंद कहाँ है दोस्तों? तो यह आनंद आपके गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ? गुजरात राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही थी? जो हरित क्रांति थी किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही थी? तो यह सबसे ज़्यादा सफल रही थी दोस्तों गेहूँ चावल की फसल में। गेहूँ चावल का ऑप्शन कौन सा है? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है इसमें,
कह रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। उदारीकरण का जो है अग्रदूत किसे कहा जाता है, डॉक्टर बिमल जालान को, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पीवी नरसिम्हन राव को, या फिर जो है पी चिदम्बरम को कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत कहा जाता है यह कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है 20वां प्रश्न है कि नए जारी किए गए 500 रुपये के नोट का आयाम क्या है, उसका आकार क्या है दोस्तों। 150 मिलीमीटर से 100 जो है 66 मिलीमीटर। इसका सही आंसर की बात किया जाए तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 66 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर। ऑप्शन पहला ही सही होगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगर इसके बात करें इस पर फिगर क्या छपा गया है, तो इस पर जो है पीछे की साइड एक तरफ तो आपके महात्मा गांधी जी, पीछे साइड आपका बताया गया कि स्वच्छ भारत अभियान के लोगो और उसके टैग लाइन के साथ साथ लाल किले के रूपांतरित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 21 नंबर का है, कह रहा कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, किस भाग में किया गया है। कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, मौलिक अधिकारों में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, या फिर संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश किया गया है यह किया गया है डीपीएसपी में। किसमें किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगर बात किया जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, किस भाग में इसकी चर्चा है, तो भाग 4 में है। किस अनुच्छेद में है, तो 36 से 51 के बीच में है। किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य की संख्या का कितना होता है। लोकसभा का जो कोरम होता है, गणपूर्ति होती है, कुल सदस्य की संख्या का कितना होता है, कितना भाग होता है। 1/6 भाग होता है, 1/5 भाग, 1/10 भाग, या 1/8 भाग होता है। तो लोकसभा का कोरम कुल संख्या का जो है 1/10 भाग होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें हाँ विचार करना है दोस्तों। चलिए विचार करते हैं। पहला कह रहा है कि भाग 9 से संबंधित 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। जो भाग 9 में संबंधित जो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि 12वीं अनुसूची में जो है 17 विषय हैं। तो इसमें 12वीं सूची में दोस्तों 17 विषय ना होते हुए यहाँ 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में जो है 18 विषय का उल्लेख किया गया है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय का उल्लेख किया गया है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा केवल पहला ही वाला सही है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो केवल पहला ऑप्शन केवल ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जनसंख्या कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन किस विषय के अंतर्गत आते हैं। जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय है किस सूची के अंतर्गत आते हैं, किया गया है। संघ सूची में, राज्य सूची में आते हैं, समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो आते हैं विषय यह है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची के में किए गए हैं, इसका उल्लेख किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किए गए हैं। राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किए गए हैं, 80 में है, 81 में है, 75 में है, या फिर 76 में है। राज्यसभा की बात की जा रही है दोस्तों, तो राज्यसभा का जो संरचना का संबंधित अनुच्छेद है यह 80 है। संविधान राज्यसभा की संरचना में जो संबंधित प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 80 में कहा गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है। वर्तमान समय में कितनी है, वर्तमान समय में आपका 245 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 245 है। कितनी होनी चाहिए, जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया या फिर विट्राल का तेल कहा जाता है।
तूतिया विट्राल का तेल किसे कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है आपके ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? परमाणु बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है दोस्तों, यह किया जाता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान न्यूनतम कितना होता है? तो जी का मान जो न्यूनतम हो सकता है दोस्तों, यह होता है आपका विषुवत रेखा पर होता है। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि आवर्धक कांच के लेंस में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच के लेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल का, उत्तल का, समतल अवतल या फिर समतल उत्तल का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में पूछा गया, तो आवर्धक कांच में दोस्तों किया जाता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का पूछा जा रहा है आपके सामने। जंतुओं कह रहा कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ जो रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में जो होता है फुट एंड माउथ रोग होता है, यह किसके कारण होता है? यह होता है आपका दोस्तों ऑप्शन डी विषाणु के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें बताया गया मैथ के बारे में। तो मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है लगातार सिर्फ मैथ का ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो मैथ का वीडियो हम अगले पार्ट में अपलोड किया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट समाप्त होने के बाद 2 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए हिंदी का प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हिंदी का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि जो अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। अगर बात किया जाए मितत व्ययी किसे कहा जाता है? मितत व्ययी होता है दोस्तों जो कम खर्चीला हो, उसे मितत व्ययी कहते हैं। मितभाषी किसे कहा जाता है? तो मितभाषी कहा जाता है जो बहुत कम बोलता हो, जो बहुत कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। अपव्ययी की बात किया जाए, अपव्ययी किसे कहा जाता है? तो जो अधिक खर्च करने वाला होता है उसे अपव्ययी कहते हैं। जो कम खर्चीला होता है उसे मितत व्ययी कहते हैं। और जो बहुत कम बोलने वाला होता है उसे मितभाषी कहते हैं। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा गया कि जो अधिक बोलने वाला होता है उसे वाचाल कहते हैं। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक में नकेल डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अनियंत्रित करना, नाक में जो है नथ पहनाना, परेशान करना, नियंत्रण में करना। नाक में नकेल डालना, नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ जो होता है नियंत्रण में करना। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही अर्थ नहीं है? किस शब्द युग्म में जो है अर्थभेद सही नहीं है दोस्तों? कपीस, कपीस, मटमैला, हनुमान। कौन सा गलत हमसे पूछा गया है? तो एक बार ऑप्शन आपके नज़र से देखी जाए तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें दिया गया है दोस्तों कांति और क्लांति। यह दोस्तों इसका थकावट और चमक नहीं होता है। पहले कांति का जो होता है, 1 मिनट हम बता दे रहे हैं, क्लांति का थकावट होता है और चमक जो है कांति का है। लेकिन हमसे पहले कांति दिया गया उसके बाद क्लांति दिया गया, तो पहले हमारा चमक होना चाहिए था उसके बाद क्लांति होना चाहिए था। जो थकावट है लास्ट में आना चाहिए था, चमक जो है पहले आनी चाहिए थी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा दूसरा वाला गलत बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया 39 नंबर का प्रश्न है कि न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? न्यून का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? न्यून का सभी को पता होता है, इसमें यण संधि होती है। न्यून का जो होता है नी प्लस उन होता है, नी प्लस उन बराबर न्यून होता है। इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि विकल्पों में से कौन सा निम्न शब्द का विलोम नहीं है? कल्पित का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है, यह हमसे पूछा गया है। तो कल्पित का विलोम शब्द जो होता है दोस्तों यथार्थ भी होता है, वास्तविक भी होता है, अकल्पित भी होता है, लेकिन अयथार्थ नहीं होता है। अयथार्थ जो है कल्पित का विलोम नहीं है। तो हमसे जो पूछा गया था नहीं है, यही हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने।
इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि 2022 में नोबेल शांति का पुरस्कार जीतने वाली एलिस जो है वियालातस्की हैं, किस राष्ट्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिनको जो है 10 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई है? किस देश की रहने वाली हैं? रूस की हैं, यूक्रेन की, बेलारूस की, सर्बिया की हैं? तो यह जो रहने वाली हैं एलिस, यह रहने वाली हैं बेलारूस की। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि जियोर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? जियोर्जिया किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो यह आपकी दोस्तों प्रधानमंत्री हैं कहाँ की? इटली की हैं। कहाँ की? इटली की। इटली की राजधानी क्या है? रोम है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट वी स्पर्श किस देश की फिल्म है? किस देश की फिल्म है दोस्तों? तो यह भारत की है। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि जैविक खेती का B20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? कहाँ पर हुआ है दोस्तों B20 शिखर सम्मेलन? तो यह हुआ है आपके कहाँ? गंगटोक। कहाँ हुआ है? गंगटोक में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भारत ने जो है किसके साथ किया था, जो 6 से 13 मार्च तक 2023 में संपन्न हुआ था? यह किसके साथ किया गया है बोल्ड कुरुक्षेत्र? यह किया गया है दोस्तों आपके सिंगापुर के साथ। किसके? सिंगापुर के। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 56 नंबर का पूछा जा रहा है कि वीमेंस प्रीमियम लीग 2023 किसने अपने नाम किया है? वीमेंस प्रीमियम लीग 2023 का किसने अपने नाम किया है? इसको अपने नाम करने वाले हैं मुंबई इंडियंस। कौन है? मुंबई इंडियंस। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 57 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि भारत के किस शहर में यमवी गंगा विलास क्रूज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है? कह रहा है कि प्रश्न है आपके सामने, भारत के किस शहर में यमवी गंगा विलास क्रूज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? गोरखपुर में, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वाराणसी में किया गया है यमवी गंगा विलास। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि किस देश ने अपनी करेंसी कूना को छोड़कर 1 जनवरी 2023 को यूरो करेंसी को अपनाया है? कौन सा देश है अपनी करेंसी को छोड़कर यूरो करेंसी को अपनाया है? तो यह आपका दोस्तों क्रोएशिया है। कौन है? क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 से यूरो करेंसी को अपना लिया है। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर का आपके सामने कि ग्रीन ब्रांड लाने वाला देश का पहला नगर निकाय निम्नलिखित में से कौन सा था? ग्रीन ब्रांड लाने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन सा था दोस्तों? यह आपका था इंदौर। पहला ऑप्शन इंदौर होगा। दूसरे प्रश्न की बात की जा रही है तो 10 जून 2023 में आया तूफान जो अरब सागर में सक्रिय था उसका नाम क्या था दोस्तों? अरब सागर में जो 10 जून 2023 को तूफान आया था उसका नाम था चक्रवात बिपरजॉय था। क्या था? चक्रवात बिपरजॉय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 23 अक्टूबर, 19 जनवरी, 6 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही आंसर जो होगा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 19 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। अगला प्रश्न आपके सामने इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीट है? इन ऑप्शनों में से लोकसभा में किस राज्य में जो है लोकसभा की सीट 1 से अधिक है? सिक्किम के हैं, मिजोरम में, मेघालय, नागालैंड। तो इसकी बात की जा रही है दोस्तों, मेघालय में जो है 2 लोकसभा सीट है, बाकी सिक्किम में 1 है, मिजोरम में भी 1 है, नागालैंड में भी 1-1 सीट है। अगर बात किया जाए जो मेघालय है इसमें तो 2 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट 1 है। इसके साथ साथ विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो विधानसभा की सीट कितनी है? 60 है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भोगाली बिहू उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, असम में मनाया जाता है। भोगाली बिहू की बात किया जा रहा है तो भोगाली बिहू जो है असम में मनाया जाता है। बिहू भी कहीं कहीं दिया जाता है दोस्तों। बिहू कहाँ से संबंधित है? असम से ही है संबंधित। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स जो है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम है, चेतन भगत हैं, रॉबिन शर्मा हैं, झुप्पा लाहिरी हैं।
तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक जो हैं यह आपके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा 65 नंबर का कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, केरल में, जम्मू कश्मीर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जा रहा है तो यह आपके ऑप्शन तमिलनाडु में सही है, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगर बात किया जाए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और केरल की बात किया जाए तो केरल में साइलेंट वैली है। केरल में क्या है? साइलेंट वैली है। जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ठीक है, अगर एक बार पूछा जाए केरल में कौन सा है, तो केरल में जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। बात किया जाए जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती है। और केरल राज्य की बात किया जाए तो केरल में जो है आपका साइलेंट वैली है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जा रहा है कि जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सहारनपुर में, मेरठ में, लखनऊ में या फिर आगरा में है? तो जैन विद्या शोध संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में। पूछा जा रहा है कि GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन है? तो इसका उत्तराधिकारी संगठन जो होता है WTO होता है। अगर बात किया जाए WTO की स्थापना कब हुई थी, एक मिनट, इसकी स्थापना की बात किया जाए WTO की स्थापना जो होती है 1995 में हुई थी। कब हुई थी? WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में है। कहाँ है मुख्यालय? WTO का जिनेवा में मुख्यालय, जिनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है? म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों यह आपका है चिनलोन है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? चिनलोन है। अगर बात किया जाए जो इसमें दिया गया है तीरंदाजी कहाँ का है? तीरंदाजी आपका भूटान का। कहाँ का है? भूटान का तीरंदाजी है। कबड्डी की बात किया जाए तो कबड्डी जो है बांग्लादेश का है। और बात करें वॉलीबॉल तो वॉलीबॉल जो है आपका श्रीलंका का है दोस्तों। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। और कबड्डी जो है बांग्लादेश का है, तीरंदाजी भूटान देश का है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, 23 जून को, 29 अगस्त को या फिर 20 दिसंबर को मनाया जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यानचंद्र के। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर यहीं बात करें दोस्तों, जो यह प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पे चर्चा की जाए। ये 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 23 जून की बात किया जाए तो 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और 20 दिसंबर की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मानवा और एकता दिवस मनाया जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो खेल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम क्या है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? रुपया है, बहत है, रिंगित है, एन है? थाईलैंड की बात की जा रही है तो थाईलैंड की जो मुद्रा है दोस्तों, कहीं कहीं थाई भी मिलता है, बात भी मिलता है, बहत भी मिलता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल, बी वाला बिल्कुल सही। एक बहत जो है थाईलैंड की मुद्रा है। अगर थाईलैंड की बात की जाए दोस्तों तो थाईलैंड जो देश है इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी सभी को पता है, बैंकॉक है। कहाँ है? बैंकॉक है। इसकी जो राष्ट्रीय खेल है जो है मय थाई है। मय थाई जो है इसका राष्ट्रीय खेल है। और बात किया जाए इसमें ऑप्शन की, ऑप्शन और दिया गया है रिंगित। रिंगित किस देश की मुद्रा है? रिंगित आपकी जो है मलेशिया की मुद्रा है। रिंगित कहाँ की है? मलेशिया की है। और एन की बात किया जाए तो एन जो है जापान की मुद्रा है। ठीक दोस्तों, जापान की मुद्रा है। तो ठीक दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं।
और बाकी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो है आपके इसका प्रैक्टिस सेट समाप्त होने के बाद आपको अपलोड किया जाएगा। जैसे कि हमने यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट अभी 2 दिन पहले समाप्त किया है, उसके बाद अब प्रैक्टिस सेट का जो मैथ का और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार जो है RWA का भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो सुबह में हमारा जो है घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जा रहा है, उसमें जो है रीजनिंग, मैथ, ग्राफ के भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।